हेलो प्यारे बच्चों, आई होप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर पादपों में पोषण पार्ट नंबर 2। कल हमने इसके बारे में जो पार्ट 1 में देखा था, जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 नंबर 1 देखिए, उसके बाद आप इसे देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का। आगे भी इम्पोर्टेंट है, पर ये मेन जो था वो था कि कैसे भोजन बनाते हैं पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। ठीक है बेटे, तो अगर हम इसका रिवाइज़ करना चाहें कि क्या क्या चीज़ें चाहिए पौधों को, आवश्यक चीज़ें क्या क्या हैं, तो इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको तो रिवाइज़ भी हो जाएगा। आप इसे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक स्रोत क्या क्या हैं। तो इसमें जब हम देखेंगे, पानी को पौधों की जड़ों से लिया जाता है। सबसे पहले पानी चाहिए और पानी लेकर के उसे पत्तियों तक पहुंचाया जाता है ना। और जैसे ही पत्तियों तक पहुंचा देंगे, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? पत्तियों में रंध्र नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है। हमने कल पढ़ा था कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। उन रंध्रों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगी और हमारे जो पत्तियाँ होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और जैसे सूर्य की ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं, तब क्या होगा? ये जो सौर ऊर्जा है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेती है पानी में से, और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर पौधे के लिए भोजन बनाने के लिए योग्य है, जिसका उपयोग अंततः जानवरों द्वारा भी किया जाता है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि हम जब जब पौधा जो है वो पानी ले लेगा, पानी के बाद में जब उसे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और उसके बाद में सूर्य ऊर्जा मिलेगी। सूर्य ऊर्जा, क्लोरोफिल जो पत्तियों में प्रेजेंट है, ये चारों जब आपस में मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा और भोजन बनेगा पौधे का। और पौधे का भोजन किस रूप में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो किस में स्टोर हो जाता है? पत्तियों में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अब देखिए, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण कैसे होता है। तो जो खाद्य संश्लेषण है तो प्रकाश संश्लेषण की उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन, सौर ऊर्जा संश्लेषित करती है। संश्लेषित यानी बनाना। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि पौधों में खाद्य संश्लेषण कैसे होता है। तो आप सीधा सीधा आंसर दोगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज़ें जब मिल जाती हैं, यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा बनता क्या है? ऑक्सीजन बनती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। अब ये हमारे पास एक एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी नंबर 1.1। इसमें क्या बताया है एक्टिविटी में कि हमें ये चेक करना है कि क्या जो सौर ऊर्जा जब बनती है तो जो पौधे में भोजन बना है स्टार्च के रूप में, क्या वो पत्तियों में स्टोर हुआ है? क्या उनका सच में स्टार्च बना है, नहीं बना है? उसके लिए ये कर रखा है एक्सपेरिमेंट। तो इसने किया क्या है, देखिए, इसने 2 गमले ले लिए हैं, 2 गमले लिए इसने, और एक गमले को इसने क्या किया? अंधेरे में रखा है, और एक गमले को इसने सूरज की रोशनी में रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक को अंधेरे में रख दिया और एक को सूर्य के प्रकाश में रख दिया। जैसे ही हम देखेंगे 2-3 दिन के बाद में इनका एक एक पत्ता हमने निकाल लिया। एक पत्ता ये अंधेरे वाले का है और ये वाला रोशनी वाले का है, जो सूर्य की रोशनी यानी जिसे सूर्य का प्रकाश मिल रहा था। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमने आयोडीन की कुछ बूंदें डाली। आयोडीन के घोल की जब हम बूंदें डालेंगे तो हमें पता है कि जब किसी भी वस्तु में स्टार्च होता है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा?
काला या गहरा नीला हो जाता है। तो जैसे ही इसके ऊपर डाला इसका कलर नहीं चेंज हुआ, जबकि इसका कलर क्या हो गया, काला नीला हो गया, बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाएगा या नीला हो जाएगा। यानी इसकी उपस्थिति में स्टार्च, यानी इस पत्ते में स्टार्च है और स्टार्च इसमें संचित है, बना हुआ है। इससे आप क्या पाओगे कि पौधे में जो खाना बनता है उसके लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1.1 है, इसे आप भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक्टिविटी। अब इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि क्या ये पूछना चाह रहा है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर जो पत्तियों का कलर होता है ना, वो किसी का तो पर्पल कलर का होता है, किसी का येलो कलर का होता है, यानी अलग अलग रेड कलर के भी पत्ते होते हैं। तो क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता? क्योंकि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल की वजह से पत्तों का रंग हरा होता है। तो इसमें क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, इनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इनका जो दूसरा कलर है वो उसको ढक लेता है, यानी वो उसे ओवरकम कर लेता है, इसलिए इनका रंग अलग अलग पाया जाता है। क्लोरोफिल तो इसमें भी होता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे, लेकिन इनका जो दूसरा कलर है वो उसको डोमिनेट कर जाता है क्लोरोफिल वाले पार्ट को, इसलिए ये हरा कलर का ना दिख के अलग अलग कलर इसमें दिखते हैं। अब आगे जो आता है टॉपिक वो आता है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये तो बना लिया पौधे ने प्रकाश संश्लेषण से। अब क्या होता है, और प्रोटीन जो होता है बेटा, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होते हैं। प्रोटीन कौन से पदार्थ से मिलकर बनते हैं? नाइट्रोजन से मिलके। लेकिन पौधे के पास तो नाइट्रोजन आई ही नहीं, तो वो कैसे करेगा? तो नाइट्रोजन ये पौधे जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये हम देखेंगे। वायु में अब आप देखोगे कि जो हमारे वायु होती है, एयर होती है, एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, वो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, अब लेकिन पौधे इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा इसको, जो मिट्टी के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं जो इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसे जो जीवाणु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आगे आपके पास आएगा। और ये जो मृदा में होते हैं ये वाले, ठीक है, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जैसे ही कन्वर्जन हो जाएगा इन बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोजन का कन्वर्जन जब हो जाएगा, उसे नाइट्रोजीनस बैक्टीरिया भी बोलते हैं बेटे, नाइट्रोजीनस बैक्टीरिया, नाइट्रोजीनस बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजनस बैक्टीरिया क्या कर देंगे, जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, फिर पौधे जो है वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार अब पौधों को नाइट्रोजन भी मिल जाती है। तो अब देखोगे कि पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो था ही, अब उसे नाइट्रोजन भी मिल गई। ठीक है, चलो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं कि पौधों में पोषण की क्या क्या विधियाँ होती हैं, किस प्रकार से पौधे कितने प्रकार के पाए जाते हैं और कैसे कैसे उनमें पौधे बनते हैं। तो ये देखिए बेटा, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। इसके अंदर देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सारे पौधे नहीं होते, तो क्लोरोफिल होगा तभी वो अपना भोजन बना पाएंगे। पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे पौधों को बोलेंगे स्वपोषी। लेकिन ऐसे पौधे जिसमें क्लोरोफिल ही नहीं होता, वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे, वो कैसे जीवित रहेंगे, यानी कैसे उनको अपने पोषक तत्व प्राप्त होंगे? तो वो क्या करेंगे, ऐसे जो पादप होते हैं अपने पोषण के लिए दूसरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। यानी अब देखो,
जैसे हम हैं, हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते तो हम दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे जंतु से बने पदार्थ या पौधों से बने पदार्थ, तब जाके हम खाना बना पाते हैं। तो इसलिए जो है हम या कोई भी ऐसे पादप जो दूसरे पादपों के खाद्य पर निर्भर होते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं हम? विषमपोषी। एक हो गया स्वपोषी, एक हो गया विषमपोषी। स्व माने खुद बनाना, विषम माने दूसरों से हमने ग्रहण किया है, यानी दूसरे के खाद्य पर निर्भर है, उसे बोलेंगे विषमपोषी प्रणाली। अब देखिए कौन सा ऐसा पौधा है भाई, बोल तो दिया जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल भी तो बताओ जिसमें ऐसा पाया जाता हो। तो देखो आपने कभी देखा होगा रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना की शाखाओं से लिपटी हुई दिखती है। ऐसी रस्सी नुमा जो पीले रंग की संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? अमरबेल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जो अमरबेल होता है ना बेटा, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, तो वो क्या करते हैं? वो किसी दूसरे के ऊपर, देखिए ये मैंने फ़ोटो भी निकाली है इसकी, ये देखिए ये ऐसे येलो येलो कलर की पतली पतली होती हैं संरचनाएं, जिसे क्या बोला जाता है? अमरबेल बोला जाता है। ये अमरबेल क्या करते हैं? ये अमरबेल जो होती है ना बेटा, ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर उगती है, ये दूसरे पौधे के ऊपर उगती है, यानी इसमें क्या होता है? ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी किसी दूसरे के ऊपर उगती है ये, और जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पादप क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पीपल के ऊपर ही साइड से ये निकल रही है, तो पीपल क्या हो गया? परपोषी, ठीक है। और अमरबेल क्योंकि ये पीपल या दूसरे पौधे पर आधारित है, इसलिए इस अमरबेल को क्या बोलेंगे? परजीवी, यानी ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसों को क्या बोलते हैं? परजीवी। तो अमरबेल जो है वो किसका उदाहरण है? परजीवी का। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने 2 टाइप पढ़े हैं, एक तो स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, और एक आया है परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप आई है, विषमपोषी और परपोषी। परपोषी क्या होते हैं? अमरबेल जिस पौधे से अपना भोजन ग्रहण करेगा, यानी जिसके पोषक तत्वों को ये धीरे धीरे अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, उसे जो दूसरा पौधा होता है जिसके ऊपर अमरबेल उगी है, उस पौधे को क्या बोलेंगे? परपोषी, और अमरबेल को क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे, ठीक है। तो ये परजीवी का उदाहरण है। अब चलो ये तो हमने देख लिया जो दूसरे से अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई पौधे कीट पतंगों को भी खाते हों? ऐसा आपने देखा है? तो ये क्या होते हैं? ऐसे पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ पकड़ के खाते हैं, और ये जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? घटपर्णी। क्या बोलते हैं बेटे? कीट भक्षी पौधे बोलते हैं, और एक घटपर्णी जो होता है वो उसका उदाहरण है। अब जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो इसमें आपके 2 पार्ट मैं सबसे पहले बताऊंगी। देखिए, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। सबसे पहले है कीटभक्षी पौधा। अभी हमने परजीवी तो पढ़ ही लिया, परजीवी के बाद में ये आया है कीटभक्षी पौधा। क्या होता है? ये सबसे पहले कीटों को तो खाते हैं, और ये क्या करते हैं? कीटों को खाते तो हैं, ये पाचक रस का स्त्रावण करते हैं, यानी ये पाचक रस निकालते हैं, और जो जीव पच जाता है जैसे ही वो उसको कैच कर लेते हैं। ऐसी जगहों पर ये उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी पाई जाती हो, ऐसी जगहों पर कैसा पौधा उगता है? कीटभक्षी पौधा। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? विनस फ्लाई ट्रैप, या घटपर्णी भी बोल देते हैं। ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पौधा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको फोटो में दिखाऊं कि क्या होता है घटपर्णी पौधा, देखिए ये इतना सुंदर सा बना हुआ होता है। ये इसका नाम घटपर्णी क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो घड़े के जैसी होती है, और ऊपर इसके एक फ्लैप यानी एक ढक्कन सा बना हुआ होता है। ये इतना सुंदर इसलिए बना होता है ताकि ये अपने आसपास जो है वो कीटों को अट्रैक्ट कर सके। तो जैसे ही कीट यहाँ इसके पास आएगा और एंट्री करेगा, वैसे ही ये ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है, और जैसे ये ढक्कन बंद हो जाएगा मतलब वो कीट अब
ख़त्म, यानी ये खा जाएगा उसको। इसके अंदर फिर एक जो डाइजेस्टिव बोला था मैंने कि एक पाचन करने का एंजाइम जो है वो स्रावित करेगा, और जैसे ही वो कीट पच जाएगा तो ये फिर से ओपन हो जाता है दूसरे कीट को पकड़ने के लिए। यानी ये धोखा देने वाला फूल है जो क्या करता है, कीटों को धोखे से बुलाता है और खा जाता है। इसीलिए इसकी जो बनावट है बहुत ही सुंदर बनाई गई है, ताकि कीट जो हैं वो इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और इसके पास आ सके। ठीक है बेटे, ये एग्जाम्पल किसका है, घटपर्णी कीटभक्षी पौधे का। ठीक है बेटे, चलो अब हम देखेंगे इसमें सेकंड पार्ट, मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं, जो मरे जीवों सड़े गले पौधों खाद्य पदार्थों पर उगते हैं तथा उनसे पदार्थों का अवशोषण करते हैं, ऐसे पौधों को मृतजीवी कहा जाता है। यानी ये भी क्या है, दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये कहाँ से अपना भोजन लेगा, जो मरे हुए जीवों से सड़े गले पौधों खाद्य पदार्थों पर उगते हैं और उनसे ही पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जैसे कि मशरूम और कवक। अब मशरूम और कवक जो होते हैं वो मृतजीवी पादप होते हैं, इनमें भी खुद भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अब हमने देखा कि दूसरों पर जो डिपेंडेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप के। एक तो होता है परजीवी, एक होता है कीटभक्षी और एक होता है मृतजीवी। ठीक है, और मृतजीवी का एग्जाम्पल हमने लिया है मशरूम और कवक। अब कवक के बारे में ये आपको बताएगा कि कवक जो है वो कैसे कैसे उगता है। ये आपके इसमें बुक में भी दिखा रखी है बेटा, जो घटपर्णी पौधा होता है उसकी फ़ोटो दिखा रखी है कैसा कैसा। देखो, इसके ऊपर ढक्कन होता है और नीचे ये घड़े के जैसी संरचना होती है। आगे हमने ये मृतजीवी हमने पढ़ ही लिया कि जो किस पर डिपेंड करते हैं, गड़े सले पदार्थों पर और पेड़ पौधों जो सड़ चुके पौधे होते हैं। अब ये देखो बेटा, कवक कैसे उगता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि एक डबल रोटी का टुकड़ा ले लिया इसने और इसे जल में भिगो लिया, इसे फिर बाद में नम व उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए इसने रख दिया। यानी मॉइस्चर होना चाहिए जगह के अंदर, ताकि ये जो ब्रेड है उसके ऊपर कवक उग सके। जब आप देखेंगे तो उसमें रोए जैसी संरचना, धागे धागे जैसी संरचना उग जाएगी, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिखाया गया है। ब्लैक ब्लैक सा जम जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम कवक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कवक होते हैं या इसे हम फंजाई भी बोलते हैं, ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, मृत व विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव कर देते हैं। जो पाचक रस होते हैं फिर वो उनको विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो पाचक रस जैसे ही स्त्रावित करेंगे उसे एक विलय का रूप दे देंगे। विलय यानी लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं और इस विलयन का भोजन के रूप में वो अवशोषण करते हैं, तो ये उनका भोजन हो जाता है। इस प्रकार के जो पोषण प्रणाली है उसे क्या बोला जाता है, मृतजीवी पोषण। और ऐसे जो उपयोग करते हैं ऐसे जीव, उसे बोलते हैं मृतजीवी। ठीक है बेटे, तो ये कवक का उदाहरण था कि कैसे कैसे, और ये एक एक्टिविटी थी जो आप घर पे करके भी देख सकते हैं। कोई भी ब्रेड ले लिया, उसे गीला करके कोई नम यानी मॉइस्चर वाले स्थान पे हमने रख दिया, तो कुछ दिन बाद आप देखोगे उस पर ब्लैक ब्लैक कवक या फंजाई लग जाएगी। तो ये आप कवक को खुद से भी बना सकते हैं, और आपने घर पे कभी बन गई होगी तो आपने देखा भी होगा। चलिए, अब एक चीज़ नई आई है बेटा, सहजीवी संबंध। ये सहजीवी संबंध क्या होते हैं देखना। पहेली ने बताया कि यीस्ट यानी ये कवक को ही बोल रहा है, एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं व मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। यानी कवक जो है वो सारी हानिकारक नहीं होती, कुछ फ़ायदेमंद भी होती हैं जिसका हम औषधि के रूप में उपयोग भी करते हैं। अब देखिए कवक जो है वो करते क्या हैं। अब इसके बाद में जो है एक नया नाम आता है सहजीवी संबंध। ये सहजीवी संबंध क्या होते हैं, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो जैसे कवकों के साथ ही हम अगर लेके चलें तो कुछ वृक्षों की जड़ों में रहने लग जाते हैं कवक, तो वो कवक क्या करेंगे, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, यानी वो फ़ायदा तो कर रहे हैं पौधे का,
लेकिन बदले में क्या कर रहा है, जो जल और पोषक तत्व है वो जो पौधे को मिल रहे हैं वो उसे अवशोषित कर लेते हैं, यानी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का पोषण कर रहे हैं। जो पौधा है वो कवक को बदले में पोषक तत्व और जल दे रहा है, और जो कवक है वो पौधे के लिए पोषण प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आपस में दोनों का जो संबंध है वो कैसा होता है, सहजीवी संबंध होता है। ठीक है। लाइकन में दो टाइप के पाए जाते हैं। लाइकन एक पूरी की पूरी होल प्रजाति है, जिसे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो शैवाल और दूसरा कवक। अब जो शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, यानी शैवाल अपना भोजन बना लेता है, और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये देखो लाइकेन में दो है, एक तो शैवाल है और एक कवक है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं, और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्या होता है, दोनों आपस में अगर साथ मिल जाएं तो कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान देगा, जल देगा और पोषक तत्व दे देगा। तो शैवाल का काम चल जाएगा, रहने का स्थान मिल गया, जल मिल गया, पोषक तत्व मिल गया। और बदले में शैवाल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनाएगा वो भोजन थोड़ा सा कवक को दे देता है, इसलिए कवक का काम भी चल जाता है। तो शैवाल और कवक आपस में मिल जाते हैं, यानी एक जो पूरी लाइकेन प्रजाति है वो मिल करके एक सहजीवी संबंध भी बनाती है। तो ये सहजीवी संबंध के बारे में भी हमने पढ़ लिया। यहाँ तक आज इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज के लिए आपका जो होमवर्क है, आपके लिए 2 क्वेश्चन देती हूँ, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आप इसे नोट कर लीजिए, और ये आपको इसका आंसर बताना है सभी बच्चों को। जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे सब ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है कि क्या होगा। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। 4 ऑप्शन हैं, अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन ये है बेटा, अरे यार, अमरबेल उदाहरण है किसी, अमरबेल जो है वो किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी और परपोषी। ये आपको बताना है अमरबेल किसका उदाहरण है। सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करनी है, और ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि साइंस से रिलेटेड हो सकता है आपको वीडियो ग्रुप में रह जाए भेजनी, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास अपने आप से वीडियो आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके इसका फर्स्ट पार्ट भी देखें और सेकंड पार्ट कंप्लीट इसको देखें। इसके बाद जो अपना पार्ट आने वाला है उसमें अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पौधे में जो नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया होते हैं, या कौन सी प्रॉपर्टी से नाइट्रोजन की आपूर्ति पौधों में होती है मिट्टी से लेने के बाद में, ये वाला करेंगे। उसके बाद इन सारे जो ये दे रखे हैं प्रमुख शब्द, इसके बारे में पढ़ेंगे, एक इसका सारांश देखेंगे, और उसके साथ में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो अगले पार्ट में शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं भी होता है तो एक और बना देंगे वीडियो, लेकिन आपको चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए कॉपी में। थैंक यू।